गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे विद्यार्थियों, आपका गवर्नमेंट डॉट फ्लॉक्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 13 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है अणुगति सिद्धांत, और जिसे अंग्रेजी में कहते हैं काइनेटिक थ्योरी। प्यारे विद्यार्थियों, द्रव्य की आणविक प्रकृति के बारे में आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है। द्रव्य की आणविक प्रकृति। नेचर ऑफ molecules of matter। नेचर ऑफ मोलिक्यूलर। तो हम ये जानते हैं कि द्रव्य की विभिन्न अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस और प्लाजा होती है। द्रव्य की विभिन्न अवस्थाएं, द्रव्य की विभिन्न अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा होती है। देखो, हमने पिछले अध्याय में ये भी देखा था कि जो द्रव्य है उसके अणुओं के मध्य अंतर आणविक बल आकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है। अब हम ये भी देखेंगे, एक होता है अणु और एक होता है परमाणु। अणु और परमाणु जिसे हम कहते हैं एटम, और एक होता है अणु, मोलिक्यूल। हम ये जानते हैं कि जो परमाणु होता है वो आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। जो परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। अणु जो होता है वो परमाणु से मिलकर बना होता है। अणु ये वाला जो है परमाणुओं से मिलकर बना होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो ये परमाणु और अणु में अंतर है। अब हमें यह जो अध्ययन कर रहे हैं वो द्रव्य की विभिन्न अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस और प्लाजा का अध्ययन हम कर रहे हैं। अब देखो, आपने ये भी पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो अंतर द्रव्य के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, जो द्रव्य के किन्हीं दो अणुओं के बीच जो स्थान होता है उसे हम उस रिक्त स्थान को
अंतर आणविक रिक्स्थान कहते हैं या अंतराणिक स्थान कहते हैं। देखो मैं लिखूंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। द्रव्य के किन्हीं दो अणुओं के बीच रिक्त स्थान होता है। इस द्रव्य के किन्हीं दो अणुओं के बीच रिक्त स्थान होता है। इस रिक्त स्थान को अंतर आणविक रिक्त स्थान कहते हैं। इस रिक्त स्थान को अंतर आणविक रिक्त स्थान कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप ये भी जानते हो कि ये जो अंतर आणविक रिक्त स्थान है वो इन ठोसों में बहुत कम होता है। द्रवों में ठोसों से ज़्यादा, ठोसों से कम और गैसों से ज़्यादा होते हैं, जबकि गैसों में अंतर आणविक रिक्त स्थान अत्यंत दुर्लभ होता है। इसी चीज़ को समझाने के लिए मैंने ये बात आपको समझाने का प्रयास किया है। तो गैसों में अंतर आणविक बल अत्यंत दुर्लभ होते हैं। गैसों में अंतर आणविक बल, गैसों में अंतर आणविक बल अत्यंत दुर्बल होते हैं। अतः गैस सभी संभव दिशाओं में गति कर सकती है। उदाहरण के लिए यदि मैं आपको बताना चाहूँ, ये मेरा कोई कमरा है और यहाँ पर कोई H2S गैस रखी हुई है, तो गैस एक अंतराणु अत्यंत दुर्लभ बल होते हैं और गैस के अणु, देखो गैस के अणु सभी संभव दिशाओं में गति कर सकते हैं। तो जो कमरे में ये H2S गैस रखी हुई है, ये इधर भी जाएगी, 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 इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी। तो हमने ये देखा, जो ये बात लिखी है, गैसों में अंतर आणविक बल अत्यंत दुर्लभ होते हैं, अतः गैस के अणु सभी संभव दिशाओं में गति कर सकते हैं। गैसों में कुछ प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। गैसों में कुछ प्रमुख गुण निम्न है। नंबर 1, गैसों का आकार और आकृति निश्चित नहीं होती है। गैसों की आकार और आकृति निश्चित नहीं होती है। गैस जिस पात्र में रखी जाती है उसी पात्र का आकार ले लेती है। गैस
जिस पात्र में रखी जाती है उसी का आकार ले लेती है। जो दूसरी बात है, प्रत्येक गैस संपीड़ित और प्रसारित होती है। प्रत्येक गैस संपीड़ित और प्रसारित होती है। देखो, संपीड़ित का मतलब है गैस का आयतन कम होना और प्रसारित का मतलब है गैस का आयतन अधिक होना। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो तीसरा इसका रूल है वो हम देखेंगे, या तीसरा गैस का मुख्य गुण है वो देखेंगे। गैस चारों ओर दाब आरोपित करती है। इस चीज को हम आगे जब एनालिसिस करेंगे या न्यूमेरिकल डेरिवेशन करेंगे तो इसको गणितीय रूप से हम प्रूव करेंगे कि गैस चारों ओर दाब आरोपित करती है। और जो चौथा है वो है गैस एक समान रूप से असीमित प्रसारित होती है। गैस एक समान रूप से असीमित प्रसारित होती है और उपलब्ध स्थान को भर देती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो सब बातें हैं अभी मैंने बताया था, चित्र बना के, जो H2S गैस है वो कमरे में चारों ओर फैलती है। इस चीज को मैंने लिख दिया है, गैस एक समान रूप से असीमित प्रसारित होती है और जो कमरे में उपलब्ध स्थान है उसको भर देती है। अब हम देखेंगे गैसों का अणुगति सिद्धांत के प्रमुख परिकल्पनाएं। गैसों के अणुगति सिद्धांत की प्रमुख परिकल्पनाएं। गैसों के अणुगति सिद्धांत की परिकल्पनाएं या पोस्टुलेट। गैसों के अणुगति सिद्धांत की परिकल्पनाएं निम्नलिखित हैं। गैसों के
अणुगति सिद्धांत की परिकल्पनाएं निम्न दो पर आधारित हैं, या गैसों के अणुगति सिद्धांत की प्रक्रियाएं निम्न दो सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न दो सिद्धांतों पर आधारित है। देखो, पहला जो परिकल्पना है या पहला जो सिद्धांत है वो यह है कि प्रत्येक गैस छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम अणु कहते हैं। प्रत्येक गैस छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक गैस छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें अणु कहते हैं। और ये बात हम पहले भी जानते हैं। इसके अंदर एक ही गैस के सभी अणु एक ही गैस के सभी अणु आकार और द्रव्यमान में समान होते हैं, जिन्हें अणु कहते हैं। और एक ही गैस के सभी अणु आकार और द्रव्यमान में समान होते हैं, परंतु दूसरी गैस के अणुओं से भिन्न होते हैं। परंतु दूसरे गैस के अणुओं से भिन्न होते हैं। परंतु दूसरे गैस के अणुओं से भिन्न होते हैं। ये एक गैसों से संबंधित ऊष्मा को गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा के रूप में देखा जाता है। यानी गैसों से संबंधित जो ऊष्मा होती है उसे हम अणुओं की गतिज ऊर्जा के रूप में देखते हैं। किसी गैस के अणुओं की कुल स्थितिज ऊर्जा शून्य है। किसी अणुओं की किसी गैस के अणुओं की, देखो ये थोड़ा लैंग्वेज जमी नहीं, किसी गैस के अणुओं की कुल स्थितिज ऊर्जा शून्य है तो उसकी अणुओं की कुल ऊर्जा
गतिज ऊर्जा के रूप में विद्यमान होती है। कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में विद्यमान होती है। तो हमने देखा कि जो गैस का प्रत्येक गैस छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिसे अणु कहते हैं। और ये जो अणु होते हैं सभी संभव दिशाओं में एक समान रूप से गति करते हैं। इनका आकार और द्रव्यमान दोनों ही एक गैस के लिए फिक्स होता है। यदि गैस दूसरी है तो उनके लिए भिन्न होगा। ये गैसों के अनुगति सिद्धांत की पहली प्रकल्पना है या यह प्रकल्पना पर आधारित है। और गैसों से संबंधित जो ऊष्मा होती है वो गतिज ऊर्जा के रूप में देखी जाती है। यदि गैसों के अणुओं की स्थितिज ऊर्जा या गैसों के अणुओं की कुल स्थितिज ऊर्जा शून्य है तो उसकी अणुओं से संबंधित कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में विद्यमान होती है। ये दो बातें आपके समझ में आ जानी चाहिए। अब पुनः आप इसका स्क्रीनशॉट। अणुगति सिद्धांत के आधार पर गैसों के गुणधर्मों की व्याख्या करने के लिए अणुगति सिद्धांत के आधार पर गैसों के गुणधर्मों की व्याख्या करने के लिए गैसों के संबंध में निम्न परिकल्पनाएं की जाती हैं। जो आदर्श गैस के लिए भी सत्य हैं। और इनमें जो पहली प्रकल्पना वो है गैस के अणुओं का आयतन गैस के आयतन से 0.014% होता है। देखो, ये जो गैसों के गुणधर्मों की व्याख्या करने के लिए गैसों के संबंध में जो निम्न प्रक्रियाएं की जाती है, या मैं इसको लिख सकता हूं, अर्थात जो गैस के अणु होते हैं वो अति सूक्ष्म होते हैं। अर्थात गैस के अणु अति सूक्ष्म होते हैं। दूसरी बात इससे संबंधित ही है, जब गैस के अणु का आयतन गैस के आयतन से 0.014% होता है तो गैसों के अणुओं के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण बल नगण्य होता है। गैसों के अणुओं के मध्य अणुओं के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण बल
अट्रैक्शन एंड रिपल, अट्रैक्शन एंड रिपल, बल नगण्य होता है। जो तीसरा है वो ये है, गैस के अणु परस्पर और गैस के अणु परस्पर और पात्र की दीवारों से टकराते रहते हैं। गैस ये टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है। और हम जानते हैं कि जब अणुओं के मध्य टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है, अर्थात अणुओं की टक्कर में गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। और हम ये भी जानते हैं जब टक्कर होती है तो संवेग संरक्षण का नियम सभी टक्करों में लागू होता है, परंतु गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम केवल पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में ही लागू होता है। ये हमने पिछले अध्याय में अध्ययन किया है। तथा अणुओं की टक्कर में लगा समय, देखो इसका अर्थ यह है कि अणु जब टकराते हैं, वो जस्ट टकराते वक्त का समय तथा अणुओं की टक्कर में लगा समय स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे अणुओं की तुलना में बहुत कम होता है। वेग शून्य वह अनंत के मध्य होता है। गैस के अणुओं का वेग शून्य और अनंत के मध्य होता है। अनंत के मध्य होता है। ये आपको एक पात्र है जिसमें गैस जो होती है वो आपकी इस प्रकार गति करती है। इस प्रकार गति करती है। गैस के अणु का वेग शून्य व अनंत के मध्य होता है। पात्र में गैसों की गति यादृच्छिक होती है। पात्र में गैस के अणुओं की गति यादृच्छिक होती है या जिग-जैग होती है। किसी पात्र में गैस के अणुओं की गति यादृच्छिक
यादृच्छिक या जिगजैग, जिगजैग अणुगति यादृच्छिक या जिगजैग होती है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो पांचवा है, किन्हीं दो टकरों के बीच, किन्हीं दो टकरों के बीच अणु सरल रेखा में नियत चाल से, किन्हीं दो टकरों के बीच अणु सरल रेखा में नियत चाल से गति करते हैं। अभी हमने जो चित्र बनाया था उसमें आप देखा था कि जब किन्हीं दो टकरों के मध्य दो टकरों के बीच अणु द्वारा तय दूरी को मुक्त पथ कहते हैं और सभी मुक्त पथों का माध्य मुक्त, सभी पथों का माध्य मुक्त पथ कहलाता है, माध्य मुक्त पद कहलाता है। देखो जो छठा है, गतिशील अणुओं द्वारा पात्र की दीवारों पर टकराने से प्रति सेकंड में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तित संवेग को वे पात्र की दीवारों को, इस परिवर्तित संवेग को वे पात्र की दीवारों को स्थानांतरित करती है, जिससे गैस पात्र की दीवारों पर दाब आरोपित करती है। इसका भी हम मैथमेटिकल फॉर्मेशन आगे पढ़ेंगे। अभी तो ये शब्दों के रूप से बताया है। गतिशील अणु द्वारा पात्र की दीवारों पर टकराने से प्रति सेकंड उनके संवेग में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तित संवेग को वे पात्र की दीवारों को स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे गैस पात्र की दीवारों पर दबाव आरोपित करती है। पात्र के समस्त भागों में गैस का घनत्व या डेंसिटी ऑफ गैस लगभग
लगभग समान होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जो गैस की कुछ पोस्टुलेट थी वो इस प्रकार हैं और इन्हीं पोस्टुलेटों को हम आधार मानकर इस अणुगति सिद्धांत को आगे बढ़ाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम हिंदी सीखने के लिए कक्का को आधार मानकर आगे बढ़ते हैं, गणित सीखने के लिए अंकों को आधार मानकर आगे बढ़ते हैं, अंग्रेजी सीखने के लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट को आधार मानकर आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार गणित में अंक होते हैं, हिंदी में अक्षर होते हैं और इंग्लिश में लेटर होते हैं। अंक मिलकर संख्या बनती है, अक्षर मिलकर शब्द बनता है और लेटर मिलकर वर्ड बनता है और वर्ड मिलकर सेंटेंस बनता है। इधर संख्याओं से मिलकर अंकगणित, बीजगणित इस प्रकार बनती हैं और शब्द से वाक्य और वाक्य से पैराग्राफ, पैराग्राफ से एक पाठ और पाठों का समूह पुस्तक होती है। इसी प्रकार जो अणुगति सिद्धांत है, इसको आधार मानकर, इन पोस्टुलेट को देखकर, इन परिकल्पनाओं को आधार बनाकर हम इससे गैस से संबंधित सभी बातों का विस्तार पूर्वक अध्ययन अणुगति सिद्धांत में करेंगे। अतः आप मेरे government.vlogs यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।